Hello my dear students, welcome to the third video lecture of human reproduction. Today in this class we will be dealing about structure of testis. My dear students, in the previous video I have told you about the male reproductive system, what are the main primary reproductive organs, what are the secondary reproductive organs, and we have studied the detailed NCERT diagrams. Okay, so proceeding from that video, this is the second part of male reproductive system, my dear students. So I'll be starting with the structure of testis. My dear students, before starting the structure, I will tell you more about this part. Okay, so that means the scrotum along with the testis. Okay, so my dear students, talking about structure of testis, see, okay, so I'll make that part in detail. बच्चों सो देखिए, ये है मेल में स्क्रॉटम. क्या है बच्चों? ये स्क्रॉटम कह सकते हो आप इसको, या फिर स्क्रॉटल सैक कह सकते हो. ओके, इस स्क्रॉटम के अंदर बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या प्रेजेंट होता है. टेस्टिस प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटम. मैं एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. टेस्टिस के साथ में ये जो स्ट्रक्चर अटैच है इसको क्या बोलते हैं? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस. दिस इज टेस्टिस एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस. वेरी गुड. ओके, सो इस एपिडाइडिमिस में से एक थिन ट्यूब निकलती है जिसे आप क्या कह सकते हो? वैस डिफरेंस. एक्चुअली वैस डिफरेंस क्या है? इट इज़ अ डक्ट. ठीक है, सो ये हो गई आपकी वैस डिफरेंस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था कि टेस्टिस और एपिडाइडिमिस को मिला के हम क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल इट टेस्टिकल. ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनिए. देखिए, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ह्यूमन टेस्टिस जो होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? कि ह्यूमन टेस्टिस जो होती है, ह्यूमन टेस्टिस मतलब मेल टेस्टिस जो होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. वाई एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बच्चों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पर्म कितना टेम्परेचर लेस चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पर्म. के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? स्पर्मैटो. फॉर्मेशन के लिए क्या टर्म आएगा बच्चों? जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. राइट. सो बच्चों, कितना टेम्परेचर लेस चाहिए होता है अपने को? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर. इस वजह से क्या होता है, एब्डोमेन वाले पार्ट से जो टेस्टिस होता है वो निकल के डिसेंड होके एक्चुअली किधर आ जाता है? स्क्रॉटम में आ जाता है. राइट, थ्रू अ कैनाल. ये आपका इस कैनाल के थ्रू टेस्टिस कहाँ पे आ जाता है? स्क्रॉटम में. सो ये जो कैनाल है बच्चों, आप ऐसे देख सकते हो. इस कैनाल को क्या बोला जाता है? इस कैनाल को बोला जाता है इंग्विनल कैनाल. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इंग्विनल कैनाल. ओके, एंड इंग्विनल कैनाल के बाद ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैंने लेबल ऑलरेडी कर रखा है, ये क्या होता है? स्क्रॉटम होता है. ओके, अभी स्क्रॉटम में सिर्फ टेस्टिस ही नहीं होगा. टेस्टिस को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि आर्टरीज रहेंगे. ठीक है, सो ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है, सो दीज आर ब्लड वेसल्स. आर्टरीज वगैरह रहती है जो कि इसको सप्लाई करती है. ओके, अलॉन्ग विद दैट इन आर्टरीज के अलावा कुछ नर्व्स भी होती हैं बच्चों जो कि इसको सप्लाई करती है. सो ये हो गए नर्व्स जो कि स्क्रॉटम को सप्लाई कर रहे हैं. सो दीज आर द नर्व्स. अब इंग्विनल कैनाल के अंदर क्या बोल रही हूँ बच्चों मैं? इंग्विनल कैनाल के अंदर जो ये पार्ट होता है, दिस पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिसमें वैस डिफरेंस भी है, वैस डिफरेंस के अलावा ब्लड वेसल भी है, नर्व भी है. ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों स्पर्मैटिक कॉर्ड. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्पर्मैटिक कॉर्ड. सो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि इंग्विनल कैनाल क्या करती है? इंग्विनल कैनाल कनेक्ट्स एब्डोमेन टू स्क्रॉटम. राइट, एब्डोमेन को स्क्रॉटम के साथ में कनेक्ट करती है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि, बोलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन इंग्विनल कैनाल क्या प्रेजेंट है बच्चों? स्पर्मैटिक कॉर्ड इज प्रेजेंट. इन इंग्विनल कैनाल spermatic cord is present. One second. Spermatic cord is present. अच्छा, स्पर्मैटिक कॉर्ड के अंदर क्या होता है बच्चों? अभी मैंने आप लोगों को बना के बताया है कि स्पर्मैटिक कॉर्ड क्या कंसिस्ट करती है? विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, नर्व, वैस डिफरेंस. राइट, विच
कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, नर्व, वास डिफरेंस. ओके, सो ये प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पोमैटिक कॉर्ड कहते हैं, जो कि एक्चुअली किसको सप्लाई कर रहा है? ये ब्लड वेसल्स और नर्व किसको सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाइंग द टेस्टिस. ओके, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये किसको सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाइंग द टेस्टिस. और यू कैन डायरेक्टली राइट इट हियर, सप्लाइंग टेस्टिस. ओके, सो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा इंग्विनल कैनाल और स्पोमैटिक कॉर्ड क्या चीज़ है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग बच्चों. देखो, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को बच्चों. इसके बीच में जो ये आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स दिख रहे हैं स्पोमैटिक कॉर्ड में, इनके बीच में बच्चों फैट प्रेजेंट होता है. इसके बीच में प्रेजेंट होता है फैटी टिश्यू. क्यों फैटी टिश्यू प्रेजेंट रहता है बच्चों? फैटी टिश्यू इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि आपका जो ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं ये अपनी जगह पे प्रेजेंट रहे, राइट. ये अपनी जगह पे रहें और इनमें कुछ मूवमेंट ना हो. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एब्डोमिनल कैनाल में इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट रहती है, राइट. सो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इस जगह में एनक्रोच ना करे, घुसे ना, राइट. तो उसे क्या बोलते हैं? आपका इस वजह से फैटी टिश्यू से ये जो आपका स्पोमैटिक कॉर्ड है ये क्या होता है? इट इज़ प्लग्ड विथ फैटी टिश्यू. क्या लिखा है बच्चों? मैंने क्या बनाया है? दिस इज फैटी टिश्यू. सो फैटी टिश्यू से स्पोमैटिक कॉर्ड जो है वो प्लग्ड रहता है ताकि इंटेस्टाइन उसके बीच में घुसे ना. कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि उनका जो ये प्लगिंग होती है ये लूज प्लगिंग होती है बच्चों. सो इस लूज प्लगिंग की वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है वो इस जगह को एनक्रोच करने लगती है, इसमें घुसने लगती है. सो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है इंग्विनल हर्निया. ओके, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू गाइज. कैन यू टेल मी, एक बच्चा अपने मदर के यूट्रस में कितने दिन में बनता है? ऑब्वियसली 9 मंथ में, राइट. चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, वो 9 मंथ में बनता है. कैन एनी वन टेल मी कि इन 9 मंथ का जो एम्ब्रॉनिक लाइफ है, जब बच्चा अपने मदर के यूट्रस में है, इसमें स्क्रॉटम में टेस्टिस कब डिसेंड होता है? डिसेंड होता है मतलब कब मूव करके स्क्रॉटम में आता है, कौन से महीने में? कैन एनी वन टेल मी? ओके, सो द आंसर इज इन 7th month ऑफ एम्ब्रॉनिक लाइफ. ठीक है बच्चों, 7th month ऑफ एम्ब्रॉनिक लाइफ में, एम्ब्रॉनिक लाइफ मतलब जब वो अपने मदर के यूट्रस में है, तब टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाता है किसमें? स्क्रॉटम में. ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरा बनता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये टेस्टिस डिसेंड हो ही ना, राइट, इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन व्हाट? इन स्क्रॉटम, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये एक डिसऑर्डर है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों? अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्रिप्टोर्किडिज्म. ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है. इसमें क्या होता है? ये कंडीशन कब अकर करती है? या तो जेनेटिक्स की वजह से होगा कि जीन्स का कुछ रहेगा, या मान लो प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है बच्चे की, या फिर लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन रहेगा, राइट. अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल, जो मेन मेल सेक्स हार्मोन है, वो अगर कम रहेगा तब भी ये कंडीशन देखने में मिलती है, राइट. सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब बच्चे की बर्थ होती है और इस तरीके की चीज़ देखने में मिलती है, तो उस टाइम पे एक इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को, किसका? ऑफ टेस्टोस्टेरॉन प्लस साथ में FSH का. ये इसका इंजेक्शन दिया जाता है एंड धीरे धीरे टेस्टिस जो है वो डिसेंड हो जाता है स्क्रॉटम के अंदर. ओके, सो यहाँ से अपना ये क्वेश्चन बनता है. नाउ एक और डिसऑर्डर जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बात की थी, वो क्या था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्चुअली मैंने वहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन बोला, बट स्मॉल इंटेस्टाइन अगर एनक्रोच करती है, ट्राई टू एनक्रोच मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, एनक्रोच मतलब मूव करने इसी स्पेस में, राइट. ट्राई टू एनक्रोच इन inguinal canal, right, due to loose fatty tissue packaging, right. So इस कंडीशन में क्या होगा, right. So स्मॉल इंटेस्टाइन अगर एनक्रोच करती है इंग्विनल कैनाल को, तो बच्चों ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है. और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बताइए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया है, इस कंडीशन को बोला जाता है इंग्विनल हर्निया. Inguinal hernia means when small intestine try to encroach the space that is inguinal canal, right. तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, सो ये हमारे कुछ डिसऑर्डर्स थे जिनके बारे में मैंने आपसे बात की. अब वन मोर थिंग बच्चों, कभी कभी कैसा होता है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तो टेस्टिस को तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, राइट. सो कभी कभी कैसा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मान लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, राइट. तो उस केस में
एक्सट्रीम हीट निकलेगी, राइट। सो उस केस में किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और मान लीजिए बाहर बहुत कोल्ड है, तो उस केस में टेम्परेचर को बॉडी के टेस्टिस के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है। सो बच्चों मैं आपको उसके लिए बता दूं, ये जो आपको स्क्रोटम और इंगुइनल कैनाल दिख रहा है, इसमें दो टाइप के मसल्स रहते हैं। कुछ मसल्स जो होते हैं, आई विल शो यू बाय ग्रीन, कुछ मसल्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं इंगुइनल कैनाल पे प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं क्रेमास्टर मसल। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? दीज आर नोन एज क्रेमास्टर मसल। ओके, सो ये हो गए क्रेमास्टर मसल। और कुछ मसल कहलाते हैं डार्टोस मसल। सो ये हो गए डार्टोस मसल, जो कि स्क्रोटम के चारों तरफ प्रेजेंट है। समझ आ रहा है बच्चों? किसके चारों तरफ प्रेजेंट है? स्क्रोटम के चारों तरफ प्रेजेंट है। सो दो टाइप के मसल्स हैं, क्रेमास्टर मसल एंड डार्टोस मसल, राइट। सो दीज आर डार्टोस मसल। तो ये दो मसल्स का काम क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए बॉडी में एक इंसान को, एक मेल को फीवर आया हुआ है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये टेस्टिस को थोड़ा सा दूर, स्क्रॉटल सैक को एक्चुअली मैं बोलूँगी, स्क्रॉटम को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं बॉडी के टेम्परेचर से, उससे थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, मूवमेंट इसका बाहर की तरफ होगा एंड टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। और अभी कैसा, कभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाहर कोल्ड है, तो ये टेस्टिस को और स्क्रॉटम आप बोल सकते हो, इसको पास में लेके जाते हैं बॉडी के, ताकि हीट मिले एंड टेम्परेचर मेंटेन हो सके। सो क्रेमास्टर मसल एंड डार्टोस मसल हेल्प इन मेंटेनिंग द temperature required for synthesis of sperms, that is spermatogenesis. Okay my dear students, then one more information here, testis scrotum से किसी चीज़ की हेल्प से जुड़ा होता है। Can anyone tell me वो क्या चीज़ है जिसकी मदद से जुड़ा हुआ रहेगा? Anyone? Okay, so यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसे बोला जाता है ग्यूबरनैक्यूलम। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्यूबरनैक्यूलम, जिसकी मदद से टेस्टिस जो होता है वो स्क्रॉटम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है बच्चों? स्क्रॉटम से अटैच होगा। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। नाउ आई विल बी डीलिंग इन डिटेल विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, सो बच्चों टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस का जो लेंथ रहता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर रहता है, और जो विड्थ रहता है टेस्टिस का वो रहता है बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट। सो टेस्टिस की लेंथ हो गई 4 to 5 सेंटीमीटर एंड टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या बना रही हूँ। सो बच्चों टेस्टिस जो होता है वो कवर्ड होता है 3 लेयर्स से। कितने लेयर्स से कवर्ड होता है बच्चों टेस्टिस? 3 लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसमें से आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या कहलाती है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, देन ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद सेकेंड लेयर जो आती है टेस्टिस की बच्चों, उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सो ये हो गई टेस्टिस की सेकेंड लेयर, जिसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। बच्चों ये एक फाइब्रस लेयर आप कह सकते हो होती है, जो कि एक्चुअली ट्यूनिका एल्बुजिनिया को मैं थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगी बच्चों। ये लेयर जो है वो अंदर की तरफ इन्वैजिनेट, जो मैं बना रही हूँ उसे कहते हैं इन्वैजिनेशन। इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वैजिनेट होती है और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना देती है बच्चों। सो आपको ये जो दिख रहा है मैं बना रही हूँ, ये कंपार्टमेंट्स हैं, और ये कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों ये कंपार्टमेंट कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। सो ये जो हमारी सेकेंड लेयर हो गई, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये इन्वैजिनेट हुई है अंदर। इन्वैजिनेशन मतलब जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ मूव हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं इन्वैजिनेशन, राइट। सो इन्वैजिनेट्स टू फॉर्म 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। बच्चों ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन्वैजिनेट होती है, अंदर की तरफ मूवमेंट होता है, और ये बना देती है 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। सो एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं बच्चों? ये 250। मैंने आपको कुछ दिखाए हैं, बट एक्चुअली कितने प्रेजेंट होते हैं? 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, राइट। अब ये जो आपका टेस्टिस है ये एक और लेयर से, थर्ड लेयर से कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वैसिक्युलोसा। वैसिक्युलोसा टर्म किसके लिए आता है बच्चों? ब्लड वेसल के लिए आता है। सो ये जो लेयर मैं आपको रेड बनाती हुई दिखा रही हूँ, ये इनर मोस्ट लेयर है टेस्टिस की, दैट इज नोन एज ट्यूनिका वैस्कुलोसा,
राइट, ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा है। अब बच्चों इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर बच्चों प्रेजेंट है कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 या 2 या 3 ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं और इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट कुड बी 1, 2 और 3। सो एनसीईआरटी लिखती है इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3 हाईली कॉइल्ड टेस्टिकुलर seminiferous tubule are present. So what I'm saying, in each testicular lobule 1 to 3 highly coiled, what 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule are present. कितने होंगे? 1 से 3, राइट। सो इसमें भी हम बना के दिखा देते हैं। सो मैंने कुछ में 2 बनाए हैं, कुछ में 3 बनाए हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे बच्चों। यही वो पार्ट है, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। डू यू अंडरस्टैंड? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। डू यू गेट इट? ओके, अब ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन मैंने आपको कहाँ पे बताया, किधर होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कैसे होगा ये मैं आगे डिटेल में इसका क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके अंदर सेल्स कौन कौन से रहते हैं और कैसे स्पर्म का सिंथेसिस होता है। अब मान लीजिए इसमें से जो स्पर्म्स बन गए हैं वो स्पर्म्स बच्चों इसके बाद निकलते हैं और पास होते हैं नेटवर्क ऑफ वेसल में जिन्हें बोला जाता है रेटे टेस्टिस। सो ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये है बच्चों रेटे टेस्टिस। आपको लग रहा होगा मैं ब्लॉक्स बना रही हूँ, बट इसके बीच में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन ब्लॉक्स के बीच में कुछ आपका इस तरीके से आपको नज़र आएगा ऐसा, राइट। ये वेसल टाइप की नज़र आएगी जिन वेसल से के थ्रू ये स्पर्म का मूवमेंट होता है, ऐसे स्पर्म का मूवमेंट होगा, राइट। अब ये मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये क्या था? व्हाट वाज दैट? दिस इज नेटवर्क ऑफ वेसल्स जिन्हें क्या बोला जाता है? रेटे टेस्टिस। ओके, सो वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, अगेन आई वांट टू रिकॉल एवरीथिंग अगेन बच्चों। देखो क्या होता है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। क्या क्या है? ट्यूनिका वेजिनालिस, Tunica albuginea and Tunica vesiculosa. Tunica albuginea is a fibrous layer which invaginates and form 250 testicular compartments called testicular lobule. In each testicular lobule, 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule is present in which sperm synthesis occur. Okay, and from this seminiferous tubule, sperms move into what? Rete testis through इनके बीच में एक जो छोटी सी कैनाल है, इस कैनाल को बोलते हैं बच्चों ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं बच्चों इस कैनाल को? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। सो स्पर्म्स मूव फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटे टेस्टिस थ्रू ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे बनेंगे बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद वो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? रेटे टेस्टिस में चले जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट कुछ डक्ट्स रहती है इस तरीके से, आई थिंक इट्स अ बिट ओके। सो इस तरीके के डक्ट्स रहते हैं, राइट। और इन डक्ट को आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। ये जो डक्ट्स यहाँ से पास होती हैं बच्चों, इन डक्ट को बोला जाता है वैसा एफरेंशिया। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? वैसा एफरेंशिया। ओके, अब मतलब स्पर्म का जो मूवमेंट होगा वो इन डक्ट में होगा जिन्हें बोला जाएगा वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया से ये जो डक्ट्स होंगी ये पास होती है इनटू एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर में जो कि एक्चुअली हाईली कॉइल्ड है। इस कॉमा शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है, बताइए, ये तो आपको मालूम है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एपिडिडायमिस। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? एपिडिडायमिस, राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों? दिस इज एपिडिडायमिस। ओके, सो एपिडिडायमिस इज अ हाईली कॉइल्ड कॉमा शेप स्ट्रक्चर जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कैपूट, सेकेंड पार्ट कहलाता है कॉर्पस, एंड टेल के लिए टर्म क्या आता है बच्चों? कॉडा, राइट। सो थर्ड पार्ट इज नोन एज कॉडा, राइट। इस कॉडा में से बच्चों स्पर्म का मूवमेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ। स्पर्म का मूवमेंट यहाँ से इन के थ्रू, इस वेसल के थ्रू
कहाँ पे होगा, वैस्ट डिफरेंस में हो जाएगा. सो अभी हम इसमें से निकालते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, ये हो जाएगी बच्चों वैस्ट डिफरेंस. क्या हो जाएगी ये, दिस इज वैस्ट डिफरेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो ये हो गई वैस्ट डिफरेंस. ओके, सो दिस इज वैस्ट डिफरेंस. नाउ वैस्ट डिफरेंस आपने देखा था लास्ट डायग्राम में. वैस्ट डिफरेंस किससे पास होती है, थ्रू इंग्विनल कैनाल. सो मैं यहाँ पे आपके अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए इंग्विनल कैनाल भी दिखा देती हूँ. सो बच्चों ये मान लो हो गई इंग्विनल कैनाल, राइट. सो हमें वैसे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए बट ठीक है. सो ये देखिए, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इंग्विनल कैनाल. ओके, सो ये हो गई इंग्विनल कैनाल. नाउ आप मुझे बताओगे कि इंग्विनल कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है. ऑब्वियसली तो हमने वैस्ट डिफरेंस बना ही दिया है. वैस्ट डिफरेंस के अलावा और क्या चीज़ हमने पढ़ी थी बच्चों, ब्लड वेसल्स, जैसे कि आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट थी. आपको अगर याद हो सो इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी जैसे कि आर्टरी वगैरह. सो ये हो गई ब्लड वेसल, राइट. ब्लड वेसल के अलावा और क्या प्रेजेंट था बच्चों, ब्लड वेसल के अलावा इसमें नर्व भी प्रेजेंट थी. और ये सब कुछ मिला के क्या बनता है, ये सब कुछ मिला के बनता है, टेल मी क्विकली, दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड. वेरी गुड. सो दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड. ओके, एंड जो कि किससे प्लग्ड होती है, जो कि प्लग्ड होती है इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, फैटी टिश्यू. ओके, सो दिस इज प्लग्ड विद द फैटी टिश्यू. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. सो ये होता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ओके, सो हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में क्या सीखा है अब तक. हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में, मैं दोबारा से आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ. सबसे पहला मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि टेस्टिस जो होता है ये इसकी लेंथ कितनी है. मैं क्विक पॉइंट्स लिखती जाती हूँ. सो लेंथ टेस्टिस की बच्चों कितनी है, क्विकली टेल मी. 5 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. विड्थ कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ये कितनी लेयर से कवर्ड है, इट इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स. क्विकली टेल मी, जल्दी से बताइए. ट्यूनिका वेजिनालिस, यस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन नेक्स्ट इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है बच्चों, इनवैजिनेट्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगी, क्विकली टेल मी, टू फॉर्म 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, राइट. ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर, क्विकली टेल मी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. वेरी गुड. ओके, सो टेस्टिकुलर लोब्यूल. अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, यस, इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, यस, बताइए जल्दी से. 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट, या आर प्रेजेंट, नॉट इज, आर प्रेजेंट. ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बन रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन अकर या स्पर्मेटोजेनेसिस अकर. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब मैं स्पर्म आप ये समझ लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में. सो बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेड वन मोर प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11th. आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं फॉर फर्दर रिविजन ऑफ क्लास 11th. मैंने एनिमल किंगडम का स्टार्ट किया है. एंड अलॉन्ग विद दैट, आफ्टर सम वीडियोस, जब थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस शॉर्ट्स में डालना स्टार्ट करूँगी. जितना टॉपिक होता जाएगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मैं डालती जाऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड आप. एंड मैं कुछ पोल्स भी क्रिएट करती रहूँगी साइमल्टेनियसली. सो आप उसका आंसर करते रहिए, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा. एंड स्टे ट्यून्ड. चलो बाय.